गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर्स सच दैट ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये निकालना है कि जब ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें दिया हुआ है कंडीशन वही से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट ए डिवाइड्स बी। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, देन बी इक्वल टू के ए, है ना। के ए लिख सकते हैं, जिसमें क्या होगा, के क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, ऐसा लिखा हमने। अभी ए डिवाइड बी का हो गया है। सिमिलरली अब इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डिवाइड ए के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बी डिवाइड ए लिखते हैं तो वो क्या इम्प्लाई करेगा, ए इक्वल टू के डैश बी। यहाँ पे के डैश आएगा बिकॉज के और के डैश में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हमने लिखा के डैश, पर बी की वैल्यू क्या है, के ए है, तो हम इसे के ए लिखेंगे। रीजन क्या है, सिंस बी इक्वल टू के। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे तो क्या होगा, ए कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि के डैश डॉट के इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, और हमारे पास क्या था कि हमारा जो के है और के डैश है ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना। इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स होते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 +-1 +-2 सो ऑन। तो यानी के और के डैश का जो है प्रोडक्ट वो क्या आना चाहिए, के और के डैश दोनों की वैल्यू या तो +1 होनी चाहिए या तो -1 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 × 1 करोगे तो 1 आएगा, -1 × -1 करोगे तो 1 आएगा। इसलिए या तो के की वैल्यू +1 है और के डैश की वैल्यू +1 है, या तो के और के डैश की वैल्यू -1 है। ठीक है, 1 × 1 = 1 होता है, -1 × -1 = 1 होता है। इसलिए ये दो वैल्यूज आ सकती है हमारी। ठीक है, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, अगर हम जब के और के डैश की वैल्यू +-1 पुट करेंगे, ठीक है, के और के डैश की वैल्यू +-1 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू जो है, सपोज के डैश ए इक्वल टू के डैश बी है, तो के डैश की वैल्यू क्या आ सकती है, +-b। यानी ए और बी के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन होगा। ठीक, हमने क्या किया है, जस्ट सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यू फ्रॉम 1। ठीक है, सिर्फ के डैश की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट इफ ए बी सी एंड डी आर इंटीजर्स विथ ए एंड सी नॉन जीरो। ठीक है, ए और सी दोनों जो है वो नॉन जीरो है, सच दैट ए डिवाइड्स बी एंड सी डिवाइड्स डी। जब ए बी को डिवाइड करता है और सी डी को डिवाइड करता है तो हमें क्या शो करना है, ए सी डिवाइड्स बी डी शो करना है। ठीक है, ए सी डिवाइड्स बी डी हमें शो करना है। तो पहले जो हमें दिया हुआ है स्टार्ट वही से करेंगे। ठीक है, लेट ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी दिया हुआ है, यानी इसका मतलब क्या होगा, b इक्वल टू के ए। ठीक है, b इक्वल टू के ए हम लिख सकते हैं, और साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है, c डिवाइड्स d। इसे हम क्या लिख सकते हैं, d इक्वल टू के डैश c। ठीक है, फॉर सम के कोमा के डैश, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। के डैश बिलोंग्स टू कैपिटल I। अब हम लोग क्या करेंगे, b डॉट डी लेंगे। दो चीज़ों का प्रोडक्ट कर रहे हैं b डॉट डी। अगर हम b डॉट डी लेते हैं तो b की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, के ए, और d की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, के डैश सी। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, k और k डैश हम लोग साथ में लिख सकते हैं, के डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा, a डॉट सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो k और k डैश है वो क्या हो गया, के डॉट के डैश, ये दोनों इंटीजर्स है, तो ये कहाँ बिलोंग करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज एन इंटीजर। इसलिए के डैश कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर के सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, सी नॉट इक्वल टू 0 है,
तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, ए सी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इससे हम क्या इम्प्लाई करेंगे, इस इक्वेशन से हम क्या इम्प्लाई करेंगे कि ए सी जो है वो क्या कर रहा है, बी डी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बी डी इक्वल टू सम इंटीजर्स टाइम ए सी, और जिसमें ए सी नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या कहेंगे 1 और 2 से ए सी डिवाइड्स बी टी। क्यों, क्योंकि वो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है। हमारी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारा टर्म है वो नॉन जीरो होना चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ पे एक इंटीजर बी डी इक्वल टू के टाइम्स, मतलब कुछ इंटीजर टाइम्स जो है वो ए सी होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए सी डिवाइड्स बी टी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर देयर इंटीजर्स ए बी एंड सी सच दैट ए डिवाइड्स बी सी बट ए डज नॉट डिवाइड बी एंड ए डज नॉट डिवाइड सी। ठीक है, तो हमें देखना है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, ए की वैल्यू 12 लेती हूँ और बी की वैल्यू 8 लेती हूँ, सी की वैल्यू जो है वो 3 लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी है। तो अभी जैसे सपोज मैं ए डिवाइड बी सी लिख रही हूँ, ए डिवाइड बी सी है, यानी इसका मतलब क्या होगा, 12 डिवाइड 8 इंटू 3 24। ठीक है, अब मुझे इसे देखना है, चेक करना है कि 12 24 को डिवाइड करता है या नहीं। तो मैं कैसे लिखूंगी, 24/12, यानी यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 2, जो कि क्या कर रहा है, इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करता है, यानी ए डिवाइड्स बी सी इस केस में फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं चेक करूंगी, ए डिवाइड्स बी, ए क्या बी को डिवाइड करता है यानी, जैसे यहाँ पे मैं लिखा 12 डिवाइड 8। ठीक है, अब 12 डिवाइड है 8 है, अब मैं इसे कैसे लिखूंगी, 8/12। ठीक है, अब 8/12 लिखा तो मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट में आंसर मिलेगा, 6 72 होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट में जा रहा है आंसर, पॉइंट में आंसर जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा हमारा, हम क्या कह सकते हैं, ए डज नॉट डिवाइड्स बी। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं ये चेक करूँ कि ए सी को डिवाइड करता है या नहीं, यानी 12 डिवाइड्स सी की वैल्यू क्या है, 3, इसे हम कैसे लिखेंगे, 3/12। 3/12 लिखोगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ए डज नॉट डिवाइड्स सी। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यस ऐसे इंटीजर्स है ए बी और सी, ऐसे नंबर्स है जो क्या करेंगे, ए बी सी को डिवाइड करेगा, ए डज नॉट बी और ए डज नॉट डिवाइड सी, ऐसी के तीनों कंडीशन जो है वो फॉलो करेगा। यानी यहाँ पे यही पूछा था कि यहाँ पे ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, तो हम क्या करेंगे, हाँ ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम ये एग्जांपल लिए तो। ठीक है, और ये एक आर्बिट्री एग्जांपल है, आप इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो और ये प्रूव कर सकते हो कि ए डिवाइड्स बी सी जब करता है तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी को भी डिवाइड करे और ए सी को भी डिवाइड करे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट इफ ए बी एंड सी नॉट इक्वल टू 0 आर इंटीजर्स देन ए डिवाइड्स बी इफ एंड ओनली इफ ए सी डिवाइड्स बी सी। ठीक है, यानी हमें क्या शो करना है, दोनों पार्ट शो करना है, पहले इफ पार्ट शो करना है फिर देन पार्ट शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ों से प्रूफ करना है। अगर आप ए डिवाइड बी प्रूफ करते हो तो आपको ए सी डिवाइड बी सी शो करना है, और जब आप ए सी डिवाइड बी सी कंसिडर करते हो तो ए डिवाइड बी शो करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले ए डिवाइड बी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने लिखा लेट ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 की लिखा, तभी हम ए डिवाइड बी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए डिवाइड बी, ए जो है वो बी को डिवाइड करता है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, बी इक्वल टू के लिखेंगे। ठीक है, फॉर सम, यहाँ पे के क्या है, एक इंटीजर है जो कि इंटीजर के सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, एंड सी नॉट इक्वल टू 0 हमको दिया हुआ है, सी नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ इस इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई किया, सी से मल्टीप्लाई किया, तो अब हमको ये वाली कंडीशन सी से मल्टीप्लाई किया, और के क्या है, इंटीजर है, तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए सी डिवाइड्स बी सी, ए सी डिवाइड्स बी सी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सारी कंडीशंस जो है वो हमें
फॉलो हो चुकी है। पहली कंडीशन क्या है कि बी सी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो था, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ए बी और सी जो है वो नॉट इंटीजर, सॉरी ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो जो है वो दिया हुआ है हमें, है ना, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है हमें, तो सी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी दोनों का प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी डिवाइड्स बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी की सारी कंडीशन जो है वो यहाँ पे फॉलो होती है। डिविजिबिलिटी की कंडीशन यहाँ पे क्या है, ए डिवाइड बी है, तो हम बी इक्वल टू के लिखना चाहिए। ठीक है, जब ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहा तब। अब यहाँ पे बी सी जो है, यहाँ पे बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ए सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ए सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी डिवाइड्स बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यानी यहाँ पे हम लोगों ने जब ए डिवाइड बी लिया तो क्या शो किया, ए सी डिवाइड्स बी सी शो किया। अब हम कॉन्वर्सली ले गए, कॉन्वर्सली में क्या लेंगे हम लोग, लेट ए सी डिवाइड्स बी सी। अगर ए सी बी सी को डिवाइड करता है, ठीक है, ए सी अगर बी सी को डिवाइड करता है तो इसमें सबसे पहले कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि ए सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। ठीक है, अगर ए सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारा सी भी तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ए भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको देखते हुए हम क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल टू के डैश टाइम्स ए सी। ठीक है, इसको देख के हमने लिखा बी सी इक्वल टू के डैश टाइम ए सी। ठीक है, और यहाँ पे के डैश क्या है, इंटीजर है, इसलिए के डैश कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब हम सी को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, पी इक्वल टू के डैश टाइम ए। ठीक है, बी इक्वल टू के डैश टाइम ए लिखा हमने, और यहाँ पे ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए डिवाइड्स बी। ठीक है, हेंस प्रूफ, यहाँ पे ए सी डिवाइड्स बी सी हमने क्या शोर किया, ए डिवाइड्स बी, हेंस यहाँ पे प्रूफ होता है हमारा थ्योरम। ठीक है, हम लोगों ने दोनों तरफ से प्रूफ किया। कैसे किया, जब ए डिवाइड बी कंसिडर किया तो ए सी डिवाइड बी सी शो किया, और जब हमने ए सी डिवाइड बी सी लिया तो ए डिवाइड बी शो किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए डिवाइड बी देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। हमको बताना है कि अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसमें क्या हो रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो बी जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा, किससे, ए से, हमें ऐसा शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है ए डिवाइड बी दिया हुआ है, ए डिवाइड बी, इसका मतलब क्या होगा, बी इक्वल टू के ए। ठीक है, जिसमें के जो है वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो के इंटीजर है तो इसका मतलब क्या होगा, के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, और ए और बी जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, के इंटीजर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, और ए और बी जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू बी है, तो यानी बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो गया। रीजन क्या है, बी इक्वल टू के। ठीक है, ये हमने दैट इज ए, ये हमने प्रूफ कर दिया जो हमको नीडेड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3k 3k plus 1 3k plus 2 वेयर k बिलोंग्स टू i। हमें क्या कह रहा है कि कोई भी इंटीजर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, जैसे 3k 3k plus 1 और 3k plus 2k। देखो, अगर हम डिवाइजर कंसिडर करते हैं, ठीक है, कौन सा डिवाइजर कंसिडर करते हैं, 3। ठीक है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम जो रिमाइंडर हमें मिलता है वो क्या वो कौन सा होता है, एक ऐसा रिमाइंडर मिलता है जिसमें हमें 0 मिले या फिर 1 मिले या फिर 2 मिले। ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड एज
n इक्वल टू 3k, n इक्वल टू 3k प्लस 1, n इक्वल टू 3k प्लस 2, फॉर r इक्वल टू 0, फॉर r इक्वल टू 1, फॉर r इक्वल टू 2। ठीक है, देखो कैसा होता है, अगर हम लोग डिवीजन 3 कंसिडर करते हैं तो डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से रिमाइंडर जो है वो 0, 1 और 2 होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। देन एनी n बिलोंग्स टू कैपिटल I इज एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल टू 3k, n इक्वल टू 3k प्लस 1, n इक्वल टू 3k प्लस 2। ठीक है, जैसे सपोज मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, 3 से डिवाइड कर रही हूँ। किससे डिवाइड कर रही हूँ, कोई भी नंबर आता है ना उसे डिवाइड कर रही हूँ। जैसे मैं सपोज 0 से डिवाइड, 0 को 3 से डिवाइड करती हूँ, वैल्यू 0 मिलेगा। 1 तो रिमाइंडर मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो 2 तो मुझे रिमाइंडर 2 मिलेगा। पर अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, 5 को 3 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरीके से प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 या फिर प्लस माइनस 3, यहाँ पे अगर वैल्यूज प्लस माइनस 3 भी लेती हूँ, प्लस माइनस 4 भी लेती हूँ, प्लस माइनस 5 भी लेती हूँ, तो भी इनके रिमाइंडर जो है वो 0, 1 और 2 ही आएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 5 को डिवाइड किया 3 से, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 मिलेगा, पर रिमाइंडर तो यहाँ पे 2 मिल रहा है। यानी ये जो 5 है वो किस कैटेगरी में जा रहा है, 5 जो है वो 2 रिमाइंडर वाले कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, प्लस 2 रिमाइंडर वाले कैटेगरी में जा रहा है। जैसे यहाँ पे सपोज 4 है, 4 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। यानी ये जो मेरा 4 है वो कौन से रिमाइंडर वाली कैटेगरी में जा रहा है, 1 रिमाइंडर वाली कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, और जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर तो मेरे को 0 ही मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये 3 कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, 0 रिमाइंडर वाली कैटेगरी में जा रहा है। यानी अगर आप कोई भी नंबर लेते हो n इक्वल टू एनी इंटीजर, आप कोई भी नंबर लेते हो और उसमें आप डिवाइजर जो है वो 3 लेते हो, डिवाइजर जो है अगर आप 3 लेते हो तो उसके वो नंबर जो है हमें रिमाइंडर 0, 1 और 2 इन्हीं में से कोई एक देगा। ठीक है, जैसे अगर आप n को डिवाइजर लेते हो ना तो उसके रिमाइंडर जो है, उसके रिमाइंडर आपको कौन से मिलेंगे, उसके रिमाइंडर आपको 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, n-1 तक ही रिमाइंडर जाएंगे। इसके आगे उसके रिमाइंडर नहीं जाएंगे। और उसके आगे अगर n भी आता है तो आपको उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। n+1 आता है तो उसका रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा, सो ऑन इस तरीके से। यानी कोई भी इंटीजर जो है वो आप इन रिमाइंडर्स में एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंसिडर डिवाइजर 3, तो इस बाय डिवीजन एल्गोरिदम उसका रिमाइंडर क्या रहेगा, 0, 1 और 2 रहेगा। ठीक है, इतने ही रहेंगे। अगर हम 3 लेते हैं तो रिमाइंडर 0, 1, 2 रहेगा। अगर हम 5 लेते हैं तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 0, 1, 2, 3 और 4। तो कोई भी नंबर जब इंटीजर में बिलोंग करता है, यानी कोई भी नंबर आप इंटीजर के सेट से चूज करते हो, तो वो नंबर आप कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे, 3k से 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2, ये 1 यहाँ पे r इक्वल टू 0 है, r इक्वल टू 1, रिमाइंडर इक्वल टू 1 है, रिमाइंडर इक्वल टू 2 है, फॉर रिमाइंडर 0 के लिए, फॉर रिमाइंडर 1 के लिए और फॉर रिमाइंडर 2। यानी कोई भी नंबर आप इसी तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे। यही यहाँ पे लिखा गया था, प्रूव दैट एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3k प्लस 1, 3k प्लस 2 वेयर k बिलोंग्स टू i। यही बोला था कि कोई भी इंटीजर जो है वो इस तरीके से होता है, या शो करो, तो इस तरीके से आपने शो किया। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही लिखने की जरूरत है अपने पेपर में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द डिवीजन एल्गोरिथम टू प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3k और 3k प्लस 1 वेयर k इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। हमें क्या बताना है कि डिवीजन एल्गोरिथम से प्रूव करना है कि कोई भी स्क्वायर नंबर हम लेते हैं, स्क्वायर इंटीजर लेते हैं, तो वो या तो 3k या फिर 3k प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कोई भी इंटीजर जो है वो इन्हीं 2 फॉर्म में रहेगा, हमें बताना है। और k क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कंसिडर करते हैं डिवाइजर 3। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था, जब हम डिवाइजर 3 लेते थे तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम कोई भी इंटीजर जो है n अगर बिलोंग करता है तो वो कैसे एक्सप्रेस्ड
किया जाएगा उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं n को हम 3m के जगह 3m+1 की तरह लिख सकते हैं, या फिर 3m+2 की तरह लिख सकते हैं, जिसमें m क्या है, एक इंटीजर है ना। इसके पहले हमने देखा था कोई भी नंबर जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3m, 3m+1 और 3m+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सपोज मैं इसका स्क्वायर करती हूँ, n स्क्वायर कर रही हूँ, पहला नंबर लेती हूँ 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 9m², यानी मैं इसे कैसे लिखती हूँ, 3m², ठीक है। पर अगर मैं 3m² की वैल्यू k लिखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3k, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू, सपोज मैं नेक्स्ट वैल्यू लेती हूँ, नेक्स्ट वैल्यू लिया मैंने n² = 3m+1, ठीक है। पहले मैंने 3m लिया, अब मैं क्या लूँगी, 3m+1 लूँगी। 3m+1 का स्क्वायर करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 9m आएगा, 9m² प्लस 6m आएगा प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से मैं 3 निकाल सकती हूँ, ये दो टर्म अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो 3 निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो यानी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3m² प्लस 2m प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये वैल्यू सपोज मैं k कंसिडर करती हूँ प्लस 1, इसमें मैंने क्या किया है, 3m² प्लस 2m, ये वैल्यू क्या लिया है मैंने, k। तो यानी यहाँ पे एक स्क्वायर वाला टर्म है उसे मैंने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, 3k+1 की तरह एक्सप्रेस किया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट नंबर लूँगी, नेक्स्ट नंबर कौन सा है मेरा, 3m+2, तो यानी ये 3m+2, इसका स्क्वायर हमें करके देखती हूँ तो यानी ये क्या होगा, a² है 9m² प्लस 2ab, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 12m आएगा प्लस b², यानी ये 4 हो गया, ठीक है। तो यानी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये 4 है, इसमें से कोई कॉमन नहीं निकलेगा तो मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे 3+1 लिख रही हूँ, तो ये 3 कॉमन आउट कर सकती हूँ, 3m² प्लस 4m प्लस 1, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो मैं क्या लिख सकती हूँ, k+1, ठीक है, जिसमें 3m² प्लस 4m प्लस 1, इसका वैल्यू क्या है, k है, ठीक है, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। यानी कोई भी एलिमेंट रहा जो कि डिविजन एल्गोरिथम के हिसाब से, उसे कोई भी स्क्वायर एलिमेंट रहा, उसका स्क्वायर अगर हम करते तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो हम उसे 3k के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो फिर 3k+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। बहुत ही ईजी था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट नो इंटीजर्स इन द सीक्वेंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इंटीजर्स दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें ये शो करना है। और इसके पहले जो थ्योरम था उसमें हमने क्या शो किया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो वो कैसे एक्सप्रेस होता है, या तो फिर वो 3k के फॉर्म में होना चाहिए, या तो फिर वो 3k+1 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे अगर मैं लिखती हूँ एनी परफेक्ट स्क्वायर, वही जो हमने इसके पहले लिखा था वही लिखेंगे, एनी परफेक्ट स्क्वायर हैज द फॉर्म, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्म क्या होता है, उसे हम 3k या फिर 3k+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या शो करेंगे, यहाँ पे जो इंटीजर्स की सीक्वेंस है, वी शो दैट एवरी इंटीजर्स ऑफ द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है उसमें जो इंटीजर्स है वो क्या है, इज डिफरेंट, है ना, वो क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, इज डिफरेंट फ्रॉम 3k और 3k+1, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर पाते, 3k या फिर 3k+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते, पर अगर हम लोग इनको 3k या फिर 3k+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटीजर्स है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, एनी परफेक्ट स्क्वायर हैज द फॉर्म 3k और 3k+1, वी शो दैट एवरी इंटीजर ऑफ द सीक्वेंस इज डिफरेंट फ्रॉम 3k और 3k+1, ठीक है। तो पहले हम लोग लेते हैं लेट n इज इक्वल टू, ये इतना बड़ा एक नंबर ले लेते हैं जो बिल्कुल इसी फॉर्म में है, ठीक है। बी एनी इंटीजर
of the given sequence. तो we can write n as n equal to 0 8 प्लस 3. अब मैं यहाँ से 3 निकाल देती हूँ. 3 इसे 3 ऐड करोगे तो आपको ये 111 मिल जाएगा. ठीक है, पर आपने एक रूल 4 पढ़ा होगा. ठीक है, रूल क्या 4 क्या था हमारा? डिविजिबिलिटी बाय 4, जिसमें आपने पढ़ा था 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ा था. ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या करती है कि लास्ट के जो 10 इंटू A1 प्लस A0 जो है वो अगर डिविजिबल है, कोई भी इंटीजर है उसका लास्ट टर्म जो है वो 10 इंटू A1 प्लस A0 से डिविजिबल होता है. दैट मीन्स कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 होता है ना. तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब आप ये 10 इंटू 0 प्लस 8 कर रहे हो यानी 8 हो रहा है, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 4 डिवाइड्स 8 हो रहा है ना. यहाँ पे ये जो 8 मिल रहा है वो 4 को डिवाइड कर रहा है. अब यहाँ पे ये 0 और 8 कहाँ से लिया हमने? ये मैंने हमारे नंबर से लिया. ठीक है, जैसे ये 108 था तो यहाँ पे ये A0 था और यहाँ पे ये A1 था. अब मैं इस नंबर का चेक कर रही हूँ. सपोज ये K है. ठीक है, मैं K का चेक कर रही हूँ. तो यानी K का इतना जो नंबर है इसे मैंने जब चेक किया तो मैंने क्या पाया कि वो 4 से डिविजिबल है. ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू 10 A1 प्लस A0 जब मैंने चेक किया तो मुझे क्या मिला कि ये K जो है वो 4 से डिविजिबल है. यानी बाय रूल 4 के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? n इक्वल टू 4K प्लस 3 लिख सकती हूँ. ठीक है, पर ये जो 4K प्लस 3 जो है वो डिफरेंट है 3K प्लस 1 के जैसा नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है. वैसे दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के जैसा नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर में 3K या फिर 3K प्लस 1 होना चाहिए. एंड हेंस द रिजल्ट फॉलोज. इसलिए हमारा जो रिजल्ट है कि ये सीक्वेंस जो है वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कंटेन नहीं करता है, वो फॉलो होती है. ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या कहता है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स हैव द प्रॉपर्टी दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ देयर डिजिट्स देयर क्वोशिएंट इज 7. ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कैसा होता है? लेटर 2 डिजिट नंबर, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है ना वो कैसा होता है? 10A प्लस B के फॉर्म में होता है कि नहीं. 10 इंटू 7 70 हो गया, प्लस 5 कर दो 75 हो जाएगा. तो वही 10 इंटू A प्लस B लिखा हमने. ठीक है, जिसमें A और B जो है वो दोनों क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए. ठीक है, और अगर A इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा? ये A इक्वल टू 0 हो गया तो फिर वो 2 डिजिट नंबर बचेगा ही नहीं, वो सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा. इसलिए A नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर तो हमने बना दिया. हैव द प्रॉपर्टी दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ देयर डिजिट्स. ठीक है, यानी हमको क्या करना है? ये 2 डिजिट नंबर को उनके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे 10A प्लस B है तो मुझे सम ऑफ देयर डिजिट से डिवाइड करना पड़ेगा. A प्लस B उनके डिजिट्स के सम है. द क्वोशिएंट इज 7. हमारा क्वोशिएंट क्या आना चाहिए? यहाँ पे 7 आना चाहिए. ठीक है, क्वोशिएंट 7 आना चाहिए. रिमाइंडर की बात नहीं की है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. तो ये क्या आएगा? 10A प्लस B इज इक्वल टू 7A प्लस 7B है ना, इक्वल टू क्या आएगा? 10A माइनस 7A.
इक्वल टू 7b माइनस b, ये कितना आएगा 6b, ये कितना आएगा 3a, ए इक्वल टू क्या हो गया 2b। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 2b आ गया, तो जस्ट आप पुट करो b की वैल्यू। b की वैल्यू कहाँ तक पुट करोगे, b की वैल्यू तब तक पुट करोगे जब तक आपको 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। जैसे आपने b की वैल्यू 1 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, b की वैल्यू 2 पुट किया करो तो 4 मिलेगा। देखो आपको क्या मिल रहा है, ओके ठीक है, यानी ये 10a प्लस b जो है वो आपको 2 डिजिट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज 1 2 3 और 4 मैं लेती हूँ। सपोज मैंने 1 2 3 और 4 में लिया, तो 1 2 3 और 4 की वैल्यू लिया, तो फिर a की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, a की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी, 4 मिलेगी, 6 मिलेगी, 8 मिलेगी। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था 10a प्लस b था। ठीक है, तो पहले हमने लिखा 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 प्लस 1 किया तो ये 21 बना। ठीक है, फिर 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 2 तो ये 42 बना। ठीक है, मैं a और b की वैल्यू करस्पॉन्डिंग, जैसे a 2 ले रही हूँ तो बराबर b भी 1 आएगा, a 4 ले लिया तो बराबर b भी 2 आएगा, a 6 ले रहे हो तो बराबर b भी 3 आएगा, a 8 ले रहे हो तो b भी 4 आएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने 60 ले लिया, 10 इंटू 8 60 हो गया, प्लस 3 63 हो गया। ठीक है, 80 हो गया, प्लस 4 84 हो गया। ठीक है, अब अगर आप b की वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 5 ले लिया, b की वैल्यू 5 लिया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 के ऊपर वैल्यू होगी, पर हमको 2 डिजिट नंबर ही चाहिए था, तो यानी 21 42 63 और 84 यही हमारे रिक्वायर्ड 4 नंबर्स थे। अदर रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर भी लिख सकते हो आप। ठीक है।